नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 22 अगस्त है और यहां न्यूयॉर्क में साइक्लोन हेनरी का प्रकोप जारी है। कल रात से ही बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण शायद मुझे कुछ दिनों तक पौधों में पानी नहीं देना पड़ेगा। आज दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 54वें एपिसोड में। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान और तालिबान सुर्खियों में है। जानेंगे अमेरिकी सेना के हटने की, तालिबान के सत्ता में काबिज होने की, जुल्मो सितम के समाचार की और उन सभी पर दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स संगठनों के चुप्पी की। जानेंगे विस्तार से और मिल बैठकर चर्चा और विश्लेषण करेंगे सारे घटनाक्रम का। क्या भविष्य है भारतीय महाद्वीप का। इसके साथ ही साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह भारत के मुख्य समाचार की और मिल बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। फिर होगी कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और अंत में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की और दिन पर दिन उसके बदतर हालत की। क्यों नेता छोड़ रहे हैं पार्टी को? क्या केवल पप्पू ही जिम्मेदार है? यहां तक के सफर में आप सबों ने मेरा पूरा साथ दिया है, मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो चर्चा करते हैं अफगानिस्तान के समाचार को। पिछले एपिसोड्स में मैंने बताया था आपको कि कैसे सोवियत रूस के हटने के बाद अमेरिका की मदद से सत्ता में परिवर्तन हुआ। तालिबान द्वारा अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया और उस समय से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में है। जानते हैं अभी के घटनाक्रम के टाइमलाइन को। 29 फरवरी 2020 यूएस और तालिबान एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जो 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी की शर्तें निर्धारित करता है, लेकिन इस समझौते में कुछ शर्तें भी हैं। समझौते के समय अमेरिका के पास अफगानिस्तान में लगभग 13,000 सैनिक थे। समझौते के अनुसार अमेरिकी सैनिकों की वापसी अल कायदा और अन्य आतंकवादियों के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई पर निर्भर है, जो अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं। 17 नवंबर 2020 कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अमेरिका 15 जनवरी 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को घटाकर 2,500 कर देगा। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। हालांकि संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है और वर्तमान में इससे लगभग 1,000 अधिक है। वहां गठबंधन में 7,000 अतिरिक्त विदेशी सेनाएं भी हैं, जिनमें से अधिकांश नाटो के सैनिक हैं। अमेरिका ने महसूस किया कि आतंकवादियों को हराने और स्थिर लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 दशकों के प्रयास के बावजूद तालिबान एक शक्तिशाली शक्ति बना हुआ है। 2,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के जीवन के अलावा युद्ध में खरबों डॉलर खर्च हुए हैं। कम से कम 100,000 अफगान नागरिक घायल या मारे गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी महसूस किया कि अमेरिकी मातृभूमि के लिए मुख्य खतरे वास्तव में अन्य स्थानों से हैं, अफ्रीका से, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से, सीरिया और यमन। यह कहना है व्हाइट हाउस में पॉलिसी मेकिंग के संलग्न किसी वरिष्ठ अधिकारी का। यहीं से सोच में बदलाव आया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम बाहर निकलने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम इसे जिम्मेदारी से, जानबूझकर और सुरक्षित रूप से करेंगे। बाइडेन ने अमेरिकियों को आश्वासन दिया कि अमेरिका ने 300,000 से अधिक अफगान कर्मियों के एक स्थायी बल को और प्रशिक्षित सुसज्जित किया है और वे बड़ी कीमत पर अफगानों की ओर से बहादुरी से लड़ना जारी रखेंगे। अगस्त 6 तालिबान ने अपने पहले प्रांत अफगानिस्तान में निमरोज प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुस गए। अफगान राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से अपने दूतावास से राजनयिकों को निकाला। दूतावास से अमेरिकी झंडा भी हटा दिया गया
और उसके बाद के बर्बर चित्रों को हम सबों ने टेलीविजन पर बहुत देखा है। 16 अगस्त राष्ट्र के नाम एक भाषण में बाइडेन कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की युद्ध को समाप्त करने के अपने फैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। इससे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। नंबर 1, क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से बिना किसी एलाई को साथ लिए, बिना किसी से विचार विमर्श किए, अपने आप यूनिलैटरली अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लिया, जबकि उस लड़ाई में नेटो के बहुत सारे एलाइज आपके साथ थे। क्या यह विश्वासघात नहीं हुआ? बाइडेन कहते हैं कि ट्रेनिंग दी गई। कौन सी ट्रेनिंग दी गई कि अफगानी के सैनिकों ने बिना लड़े हथियार डाल दिए? हु वाज ट्रेनिंग? जानना चाहिए कि आखिर यह ट्रेनिंग किसने दिया। ट्रेनिंग अमेरिका के मिलिट्री कॉन्ग्लोमरेट्स, कॉरपोरेट्स ने दिया, और ट्रेनिंग इस तरह से दी गई कि जमीन पर अफगानी सेना आगे बढ़ेगी और ऊपर हवाई कवर फायर अमेरिकी सेना देगी, जो अमेरिकी विड्रॉल के बाद संभव नहीं था। तो ट्रेनिंग तो किसी काम का नहीं रहा और अफगानी सेना ने हथियार डाले। लेकिन यहां एक सवाल उठ खड़ा होता है, कोई भी सेना विश्व भर में बिना लड़े अगर हथियार डाल दे तो कई सवाल अपने आप खड़े होते हैं। क्या इतने ज्यादा सैनिक दूसरी तरफ से थे कि आपको हथियार डालना पड़ गया? 300,000 अफगान सैनिक, और अगर तालिबान को गिनती कर लें तो सिर्फ 75,000, और आपके पास सारे हथियार, फिर भी आपने हथियार डाल दिया। कहीं तो कुछ दाल में काला है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाले दुनिया भर की संस्थाएं एक महज ढकोसला हैं, यह स्पष्ट हो गया है। क्योंकि इनकी आंसू, इनका रोना कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। दुनिया भर के टेलीविजन में ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं कि कठोर से कठोर इंसान का भी दिल पसीज जाए, लेकिन ये संस्थाएं चुप हैं, क्योंकि ये तभी काम करते हैं जब इनको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं। शायद इस काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए रोना नहीं शुरू हुआ है। 4, और जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान सिर्फ 9/11 के दोषियों को ढूंढने आया था, तो वो काम तो करीब 10 साल पहले हो चुका था। फिर अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे थे? डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की दुहाई देना बंद करें। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2012 के बीच, जब एक समय के लिए अमेरिका के पास देश में 100,000 से अधिक सैनिक थे अफगानिस्तान में, युद्ध की लगातार लागत बढ़कर लगभग $100 बिलियन प्रति वर्ष हो गई थी। जैसे जैसे अमेरिकी सेना ने आक्रामक अभियानों से अपना ध्यान हटाया और अफगान बलों को प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, लागत में तेजी से गिरावट आई। 2018 तक वार्षिक खर्च लगभग $45 बिलियन था। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 तक कुल सैन्य खर्च $778 अरब तक पहुंच गया था। इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएड, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साथ पुनर्निर्माण परियोजना पर लगभग $44 बिलियन खर्च किया गया। यह कुल लागत आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर 2001 से 2019 के बीच $822 बिलियन है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में कोई खर्च भी शामिल नहीं है, जिसे अमेरिका अफगानिस्तान संबंधित कार्यों के लिए आधार के रूप में उपयोग करता है। 2019 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में युद्ध खर्च को देखा है, अमेरिका ने लगभग $978 बिलियन खर्च किए थे। ब्रिटेन और जर्मनी, जिनके पास अमेरिका के बाद अफगानिस्तान में सबसे अधिक सैनिक थे, ने युद्ध के दौरान क्रमशः अनुमानित $30 बिलियन और $19 बिलियन खर्च किए। सवाल यह है कि आखिर यह पैसा कहां गया? अफगानिस्तान में खर्च किए गए धन का बड़ा हिस्सा आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैनिकों की जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, चिकित्सा, देखभाल, विशेष वेतन और लाभों पर खर्च किया गया, लेकिन थ्रू इंटरमीडियरीज। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि 2002 के बाद से
अमेरिका ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण गतिविधियों पर भी लगभग 143.27 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। आधे से अधिक 88.32 बिलियन डॉलर्स अफगान राष्ट्रीय सेना और पुलिस बल सहित अफगान सुरक्षा बलों के निर्माण पर खर्च किया गया था। 2001 में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से 3,500 से अधिक गठबंधन मौतें हुई हैं, जिनमें से 2300 से अधिक अमेरिकी सैनिक हैं, 450 से अधिक ब्रिटेन के सैनिक मारे गए हैं। कार्रवाई में 20,660 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। सारे घटनाक्रम से अगर हम देखते हैं कि विश्व पटल पर अमेरिका ने अपनी मिट्टी पलीद की है। वर्ल्ड लीडर डज नॉट अबैंडन एंड बिहेव लाइक दिस। इट कांट बी जस्ट फॉर मी एंड फॉर द लीडर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उन लोगों के जान को और भी खतरे में डाला है जिन्होंने पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिकी प्रयासों का समर्थन किया था। विशेष अप्रवासी वीजा के इन संभावित प्राप्तकर्ताओं को तालिबान चौकियों के माध्यम से हवाई अड्डे के लिए अपना रास्ता बनाना होगा। काबुल के बाहर से लोगों के लिए खतरा कहीं अधिक है। अफगान महिलाओं और लड़कियों को भी जोखिम में डाला गया है। शुरुआत से ही अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे आगे बढ़ने का आग्रह किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यालय चलाने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए, सेना में शामिल होने के लिए। उन्होंने ऐसा इस आश्वासन के साथ किया कि अमेरिकी उनकी मदद हर मुकाम पर करेंगे। और आज सूचनाओं के मुताबिक घर घर के दरवाजे खटखटाकर उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी। क्या एक लीडर ऐसा करता है? विश्व लीडर। इसकी कीमत कभी न कभी अमेरिका को चुकानी होगी। रात में चुपचाप गायब होने के बाद अमेरिकी सशस्त्र बलों को शेष नागरिकों और अपनी संपत्ति एसेट्स को बचाने के लिए अस्थायी रूप से वापस लौटना पड़ा ताकि एक प्रतिशोधी तालिबान व्यवस्था का सामना किया जा सके। हर कोई जानता था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध के लिए अपना स्वाद खो दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करता है कि वापसी भी बिना सम्मान के हो जाए। याद करें, हेनरी किसिंजर ने बहुत पहले कहा था, अमेरिका से दुश्मनी करना खतरनाक हो सकता है, पर दोस्ती करना घातक, फैटल है। सच तो यह है कि इस्लामी क्षेत्रों में सभी पश्चिमी देशों के हस्तक्षेपों ने पहले की तुलना में ज्यादा बदतर कर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने तुर्की खिलाफत को समाप्त कर दिया तो उन्होंने सऊदी अरब में कठोर वहाबवादी शासन बनाने में मदद की। भारत के विभाजन के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने पाकिस्तान नामक दुनिया का पहला इस्लामी राज्य बनाया। जब अमेरिकियों ने ईरान के शाह को अधर में छोड़ दिया तो क्लर्जीज ने सत्ता में आने के लिए वामपंथियों का इस्तेमाल किया और एक बार पावर में आ जाने के बाद उन्होंने वामपंथियों से छुटकारा पा लिया। ये इशारा है वामपंथियों के लिए। अब तालिबान शासित अफगानिस्तान में एक और अमीर के मिनी खलीफा के रूप में उभरने की पूरी संभावना है, जो अल कायदा जैसी आतंकवादी ताकतों को शरण देना शुरू कर देगा। तालिबान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के साथ लड़ रहा है, जो अब भारत को निशाना बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि अंकल सैम ने काबुल के आसपास युद्ध के लिए मैदान को छोड़ दिया है और साथ ही अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों के जखीरे, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर अब तालिबान का कब्जा है। खैर, आइए जानते हैं कि इसका भारतीय महाद्वीप और खासकर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। विदेश मंत्री जयशंकर के मुताबिक पारंपरिक रूप से भारत विरोधी समूह तालिबान ने न केवल सत्ता पर कब्जा कर लिया है, बल्कि भारत के चीनी और पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अब अफगानिस्तान में अपने पैरों के निशाने को गहरा करने के लिए तैयार है। स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से अगर देखें तो तालिबानी सरकार का हटाया जाना ही भारत के लिए सबसे अच्छा है। इससे पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक संदेश जाएगा और वे कमजोर होंगे। साथ ही चीन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को भी ब्रेक लगेगा। जमीनी हकीकत को समझना होगा। अफगानिस्तान इस्लाम के कई अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों और जातियों और दृष्टिकोणों का समावेश है।
अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में 14 जातीय समूहों को मान्यता दी गई है। पश्तून, तजीक, हजार, उज़्बेक, बलूच, तुर्कमेन्स, नूरिस्तानी, पामिरिस, अरब, गुजर, ब्राह्वी, किलजिबाश, एमाक और पशाई। यहां सुन्नी, सूफी और शिया मुसलमान सभी रहते हैं। यहां तालिबान पच्चीकारी में केवल एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, पश्तून सुन्नी इस्लामाबाद। चूंकि उन्हें 20 साल पहले अमेरिकियों ने बेदखल कर दिया था, इसलिए वे केवल यही सोच रहे हैं कि 20 साल पहले खोए हुए अफगानिस्तान को फिर से कैसे हासिल किया जाए। अफगानिस्तान की 70% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। उनमें से अधिकांश तालिबान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उन्होंने कभी भी मुल्ला उमर के बारे में नहीं सुना है। वे एक अलग अफगानिस्तान में एक अलग उम्र में पले और बढ़े हैं और वे आसानी से उन स्वतंत्रताओं को नहीं छोड़ेंगे जो उन्होंने पिछले 20 वर्षों में प्राप्त की थी, भले ही देश में कुछ भी हो। पंजशील और पड़ोसी प्रांत बचखां ने ऐतिहासिक रूप से तालिबान विरोधी प्रतिरोध के गढ़ के रूप में कार्य किया है। बदखशां की सीमा तजिकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान से लगती है। अगर नॉर्दर्न अलायंस अपने को मजबूत कर सकता है, पंजशीर को पकड़ रख सकता है और बदखशां में सभी या कुछ हिस्सों को अपने बलों के लिए एक बाहरी जीवन रेखा प्राप्त करने के लिए वापस ले सकता है, तो पूर्णतया संभव है कि वे तालिबान को हटा सकें। सवाल यह है कि विश्व में उनका समर्थन कौन करेगा। याद करें, आज से 50 साल पहले इंदिरा जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहले मुक्ति वाहिनी के रूप में और बाद में सीधे ही बांग्लादेश की आजादी में मदद की थी। आज जरूरत है अफगानिस्तान को मदद करने की। नॉर्दर्न अलायंस की सेना अफगान नागरिकों के साथ लड़ रही है और खबरों के मुताबिक उन्होंने 5 जिलों पर कब्जा कर लिया है। इंडिया हैज टू टेक द रोल ऑफ अ ट्रू लीडर and save the people of Afghanistan from these barbaric people and tendencies. मोदी है तो मुमकिन है। अफगानिस्तान की जनता भारत की ओर देख रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के मुख्य समाचारों को क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर। कहां है राजनीतिक हलचल, मोदी ने कितना बुरा किया, महामारी में क्या क्या गलत किया। रिकॉर्ड उठाओ, रिकॉर्ड खरीद, सरकारी गोदामों में रिकॉर्ड स्टॉक और रिकॉर्ड निर्यात। यह पिछले 1 साल में 4 रिकॉर्ड और कोविड-19 महामारी के अधिक रिकॉर्ड की कहानी रही है, जब भोजन, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से प्रसारित चावल और गेहूं एनडीए सरकार का प्रमुख सामाजिक बल बन गया है। सुरक्षा जाल कार्यक्रम। पिछले साल देशव्यापी तालाबंदी के दौरान एनडीए सरकार ने एक नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इसके तहत एनएफएसए लाभार्थियों को अप्रैल से नवंबर 2020 के लिए प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया गया था। पीएमजीकेवाई को इस वर्ष भी महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर फिर से लॉन्च किया गया है। प्रारंभ में सरकार ने केवल मई और जून 2021 के लिए लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज आवंटित किया था, लेकिन 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली यानी नवंबर तक इसके विस्तार की घोषणा की। क्या यह एक गलत कदम था? इतनी बड़ी महामारी में, लॉकडाउन में भारत का कोई भी निवासी भूख से नहीं मरा। क्या यह उपलब्धि नहीं है? साथ ही आज के तारीख तक 50 से ज्यादा करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। यह दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका से ज्यादा है। क्या यह गलत है? वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के तहत विश्व के 84 देशों को महामारी के दौरान वैक्सीन एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गईं। क्या यह गलत किया? क्या यह सब भारत की मूल संस्कृति नहीं है? पिछले दिनों भारतीय मूल के एक फोटो जर्नलिस्ट की अफगानिस्तान में मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत बवेला मचा था, पर उसी समाचार के बारे में एक खुलासा आया है तो सोशल मीडिया पर हल्ला बचाने वाले को जैसे सांप सूंघ गया है, बोलती बंद है।
कोई भी तालिबान को कोस नहीं रहा है, क्योंकि वजह तो आप समझ ही सकते हैं। अमेरिकी समाचार पत्रिका वॉशिंगटन एग्जामिनर के अनुसार भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की गोलाबारी में मौत नहीं हुई थी, बल्कि तालिबान ने उनकी क्रूरता से हत्या की थी। सिद्दीकी की मौत के हालात अब स्पष्ट हैं। इसी बीच भारतवासियों के लिए एक गर्व की खबर, भारत में विदेशी छात्रों के आने की संख्या 145% की बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य अच्छे दिन पर बहुत समय से चर्चा चल रही है। आइए जाने कि पप्पू जिन 3 लोगों के बारे में हमेशा बात करते हैं, उनके अलावा क्या किसी और के भी अच्छे दिन आए हैं या नहीं, या जैसा कि पप्पू जी महाराज कहते हैं सिर्फ मोदी के 3 दोस्तों के ही अच्छे दिन आए। पप्पू ने जब 2014 के चुनाव के समय एफिडेविट भरा था तो अपनी संपत्ति बताई थी 9.45 करोड़, और जब 2019 के चुनाव के समय एफिडेविट भरी तो संपत्ति हो गई 15.88 करोड़। तकरीबन 5 साल में 6 या 7 करोड़ का इजाफा। क्या पप्पू के अच्छे दिन नहीं आए? रवीश कुमार जो दिन भर मोदी को कोसते हैं, उनकी संपत्ति बेइंतहा बढ़ गई। क्या रवीश कुमार के अच्छे दिन नहीं आए? सोचे और अपने विचार साझा करें। बहुत हुई राजनीति की बातें, आइए अब चलें धरती के स्वर्ग कश्मीर के इतिहास की ओर। पिछले एपिसोड में हमने जाना मुगलों के कश्मीर आगमन की कहानी, हमने जाना अकबर की दूरदर्शिता के बारे में, लेकिन यह वो पहलू था जिसे लिखा अकबर के एक इतिहासकार अबुल फजल ने। क्या यह सच था? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इतिहास की सच्चाई को। 1585-86 में कश्मीर के मुगलिया आक्रमण को सही ठहराने के लिए अबुल फजल उसी तर्क का उपयोग करता है, जनता यानी आवाज को मुक्त करना। वह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कश्मीर के शासक ने उसके प्रति मुगलों के साथ विश्वासघात किया, अनुमान का मार्ग चुना, राजत्व के कर्तव्यों की उपेक्षा की और आत्मग्लानि में दिया। मुगल आक्रमण के सामने कश्मीर के शासक के पुत्र याकूब चक कश्मीरी अभिजात वर्ग के प्रतिरोध के नेता के रूप में उभरे। अबुल फजल की कथा आगे इस बात पर केंद्रित रहे कि कैसे याकूब का शासन स्वयं बुराई का अवतार था, जिससे श्रीनगर घाटी पर मुगल आक्रमण के औचित्य को मजबूत किया गया। उन पर लगे आरोपों की फेहरिस्त लंबी बनाई गई। अबुल फजल यह कहकर शुरू करता है कि याकूब अनुमान में बढ़ गया और दुर्दम्य हो गया और अनुचित इच्छाओं में पड़ गया, न सजा खा वही शाह। कहा जाता है कि मुगलों के साथ संधि को समाप्त करते हुए उन्होंने खुद को शाह इस्माइल की उपाधि से सम्मानित किया। अबुल फजल ने यह भी आरोप लगाया कि याकूब बाज बहादुर की तरह दुनिया का काम नहीं किया, करे दुनिया ना साख्ता। इसके बजाय कहा जाता है कि उसे धार्मिक विवादों में भाग लेने, अपनी प्रजा पर अत्याचार करने और सुन्नी मुसलमानों को प्रताड़ित करने से खुशी मिलती थी। इसलिए कथा एक खलनायक का निर्माण करती है जिसने अपने शाही दायित्वों को पूरा नहीं करके सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ दिया है। एक बार यह हो जाने के बाद उस आक्रमण की प्रशंसा करने के लिए कथा के लिए मंच तैयार कर दिया गया था, जो कि वास्तव और सद्भाव को बहाल करने के साथ साथ कश्मीर के निवासियों को न्यायपूर्ण मुगल सम्राट की चौकस निगाहों में लाने के लिए नियत था। अकबर के अधीन किए गए अधिकांश आक्रमणों को वैध ठहराने के लिए इतिहासकारों द्वारा इसी तरह की साहित्यिक रणनीतियों का बार बार उपयोग किया जाता है। यही कहानी मालवा, बंगाल में भी दोहराई गई। कहते हैं ना कि इतिहासकार कौन था ये जाने बिना अक्षरशः सभी बातों को मान लेना उचित नहीं है। अबुल फजल अकबर का दरबारी था तो उससे निष्पक्ष लेखन की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, और न ही हमें मान लेना चाहिए कि वो निष्पक्ष होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या मैं सही हूं? साझा करें अपने विचार। आज के लिए कश्मीर के इतिहास से इतना ही। हम अगले एपिसोड में आपके विचारों पर चर्चा करेंगे और दूसरे मुगल शासकों को कश्मीर पर राजघाट की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। अब बात
135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया की कहानी। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था, और साथ ही मुझे याद आती है शौक बहराइची की वो शेर, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्ली बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अब आप बने बनाए घर को उजाड़ो तो मैं क्या समझूं। पप्पू, तुम्हें मेरी बातें प्रवचन के रूप में लग सकती हैं, पर उम्र और कांग्रेस में समर्पित वर्षों में मैं बड़ा हूं, तो फर्ज मेरा बनता है। हर समय टीकों की कमी के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन भारत की सरकार और वैज्ञानिकों की कभी भी तारीफ नहीं कर रहे, जिन्होंने जुलाई के महीने में ही 13 करोड़ लोगों का उत्पादन का टीकाकरण किया था, और आप खुद भी उन 13 करोड़ लोगों में से एक थे जिन्होंने टीका लगवाया। क्या ये उचित नहीं होता कि आप अपने टीका लेते हुए तस्वीर को जारी करते? क्या उसका पोस्ट करना उचित नहीं होता, जबकि आप हमेशा ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं? विपक्ष के शाब्दिक अर्थ पर न जाएं। विपक्ष की एक जिम्मेदारी भी होती है जिसे श्री श्री 108 पप्पू जी महाराज बिल्कुल ही नहीं समझते। आप दोनों के, पप्पू एवं पिंकी के क्रियाकलापों से पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार सुनिश्चित कर ली है। उत्तर प्रदेश में उससे भी बुरा हाल होगा, जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी को 5 से भी कम सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगी। पार्टी की इतनी बुरी स्थिति तो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है, और आप दोनों कुछ इसी तरह हावी हैं जैसे ये आपकी जागीर हो। 135 साल से ज्यादा पुरानी इस पार्टी को हमारे बाप दादाओं ने भी अपनी खून पसीने से सींचा है। यह आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। समय रहते छोड़ दे, वरना याद रहे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जल्द ही 24 अकबर रोड पर गूंजेगा। और क्या यह पप्पू की लीडरशिप का नतीजा नहीं है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दिया और ममता का आंचल थाम लिया, और लगे हाथ उसके बाद त्रिपुरा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पीयूष ने भी पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ज्ञात रहे, त्रिपुरा में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। एक एक कर पार्टी से लोग अलग होते जा रहे हैं, पर पार्टी में इस बारे में कोई विचार मंथन होता नहीं देख रहा है। मेरी माने, पप्पू और पिंकी को इटली भेज दें, सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, और हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। क्या बदलाव आया F1 वीसा में, अफगानिस्तान के ताजा समाचारों के बारे में, और उन सब के कारण बाइडेन की घटती लोकप्रियता पर नजर डालेंगे। क्या ट्रंप 2024 में चुनाव लड़ेंगे? अपने विचार साझा करें। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण, कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और कांग्रेस पार्टी की कहानी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर चर्चा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर राहुल गांधी के अकाउंट बंद होने की गाथा, ये सब कुछ देखेंगे हम साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और साथ मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।